तो देखो हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, तो अभी तक सिर्फ एक ही क्लास हुई है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स का मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हमने स्टार्ट किया था। और इसमें हमने पढ़ लिया था मैकेनिक्स क्या होती है, एक फिजिक्स की ब्रांच होती है जो क्या करती है, मोशन की स्टडी करती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट हेडिंग है आज का, वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। हेडिंग देखो, स्केलर क्वांटिटी। हमने क्वांटिटीज को दो पार्ट में बांट रखा है। ठीक है, ये तुम्हें मैंने जब चैप्टर 1 पढ़ाया था तो ये इलस्ट्रेट किया होगा थोड़ा बहुत, कि ऐसी क्वांटिटी जिनका सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। जिनका क्या सिर्फ हो, ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का मतलब कि सिर्फ क्या है, वैल्यूज है। जैसे कि अगर मैं बोलूं 10 किलो, ठीक है, तो 10 किलो सिर्फ क्या दे रहा है, उसका मास बता रहा है ना, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसकी वैल्यू, यानी कि कोई नंबर। जैसे 4 मीटर, क्या हो गया, जैसे 4 मीटर लेंथ। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब ये क्वांटिटी क्या है, इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है जिन्हें हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर बोलता हूं तो ये क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। इसमें सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड दिख रहा है। बट अगर मैं तुम्हें बोल दूं 10 किलोमीटर इन ईस्ट, क्या बोल दूं, 10 किलोमीटर इन ईस्ट, ठीक है, तो इसमें मैग्नीट्यूड 10 किलोमीटर आ गया और ईस्ट क्या आ गया, डायरेक्शन आ गया। जब क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्केलर। और जिनके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है उसे हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। ये चीज क्लियर है सबको? ठीक है, गुड, शाबाश। अब हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन लिखो, द फिजिकल क्वांटिटीज, द सर ये स्केलर फिजिकल, की है वेक्टर की है? स्केलर की, स्केलर की डेफिनेशन लिखो, यस। द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude, which have only magnitude, which have only magnitude, but no direction, but no direction, यानी सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। या फिर नॉर्मली इसको हम क्या बोल देते हैं, स्केलर्स बोल देते हैं। या तो हम पूरा बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, या फिर क्या बोल देते हैं, स्केलर्स बोल देते हैं। इसका एग्जांपल लिख लो। एग्जाम्पल क्या हो गया, मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड। ये सारा कॉमा करके लिख रहे हो ना, ये सारे एग्जाम्पल है। यस टेम्परेचर, सर। ठीक है, गुड। टेम्परेचर, वर्क, ये जितनी भी क्वांटिटी मैंने तुम्हें अभी बताई, इनका सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इनके पास डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं मास की, तो मास की कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है, मास की तो सिर्फ वैल्यू होती है, 10 किलो, 20 किलो, कितना है। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटीज की डेफिनेशन लिखो। अब लिखो वेक्टर क्वांटिटीज को। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक मतलब कोई भी एक लेटर लिख देते हैं। जैसे मास को रिप्रेजेंट करना हो तो हम लिख दोगे, वर्क को रिप्रेजेंट करना हो कैपिटल डब्ल्यू लिख दोगे, ऐसे। यानी कि सिंपल हम क्या लिख देते हैं, कोई भी एक लेटर लिख देते हैं तो वो स्केलर क्वांटिटी को इंडिकेट करता है। ठीक है, जैसे लेंथ लिखना है तो एल लिख देते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल लिखना है तो क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे। आगे बात समझ में? यानी इसको डिनोट करने के लिए सिंपल एक सिंगल लेटर यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी समझ में आ गई, वो क्वांटिटी जिनका सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन तुम्हें समझ में आ चुकी होगी। देखो, द फिजिकल क्वांटिटी,
the physical quantities which have magnitude which have magnitude as well as direction are called vector quantities या फिर नॉर्मल इसको क्या बोल देते हैं, वेक्टर्स बोल, are called vectors वेक्टर क्वांटिटीज या फिर नॉर्मली वेक्टर्स लिखो। इसका एग्जांपल लिखो। सर 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 मैग्नीट्यूड हाँ, के बाद बोलो। एक बार दोबारा बोल, मैग्नीट्यूड के बाद एक बार दोबारा बोल दो। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, या फिर इसको नॉर्मली हम वेक्टर्स बोलते हैं, या फिर इसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स बोलते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, स्केलर क्वांटिटी क्या है, जिनका सिर्फ क्या हो मैग्नीट्यूड मतलब एक नंबर, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इनकी डायरेक्शन भी होती है। तो इसके एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल लिखो, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कॉमा करके लिखते रहना, एक्सेलरेशन फोर्स, तुम चाहो तो सिंबल भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है पूरा पूरा लिखो, फोर्स, बट तुम्हें अंडरस्टैंड होना चाहिए, बाद में तुम्हें समझ में आना चाहिए कि क्या है। टॉर्क की स्पेलिंग होती है TORQ, इसको डिनोट किससे करते हैं, मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया, टाउ से। आधा च जो लिखते हो ना, इसको फिजिक्स के टर्म्स में क्या पढ़ते हैं, टाउ पढ़ते हैं। ये टॉर्क का सिंबल है, जैसे फोर्स का F होता है ना, वैसे टॉर्क का सिंबल क्या है, टाउ है। ठीक है, इस चीज को अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो मैं तुम्हें अच्छे से इलेबोरेट करूंगा। ठीक है, ये सारे क्या है, कुछ एग्जांपल्स है। अच्छा देखो, इसको डिनोट करने के लिए हम क्या करते थे, नॉर्मल एक लेटर लिख देते थे, बट इसको डिनोट करने के लिए नॉर्मल सिर्फ लेटर नहीं लिखते, लेटर के ऊपर एक एरो लगाते। एरो क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। एरो क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो किसी टर्म के ऊपर एरो लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि अगर मैं वेलोसिटी लिखता हूँ, तो वेलोसिटी को कैसे लिखूंगा, इस तरीके से, उसके ऊपर एक एरो लगाऊंगा। तो एरो क्या इंडिकेट करता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसके पास डायरेक्शन भी है, इसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन भी है। तो ये तो उसका लिखने का डिनोटेशन हो गया। ये क्या हो गया, इसके लिखने का डिनोटेशन हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका ज्योमेट्रिकल या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या। ठीक है, तो लिखो, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर ही ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी एरो से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, सपोज कर लो ए बोल लो, इसको इसका क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसका टेल बोलते हैं। जिस तरफ ये एरो होता है ना, ठीक है, सपोज करो बी मान लेते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हेड। यानी और ये जो जिस तरफ हेड होता है, हेड क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है कि किस तरफ मूव कर रहा है। अगर मैं ऐसे ऊपर की तरफ करता तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन होती है। और ये जो टेल होते हैं वो क्या बताता है, इनिशियल पॉइंट बताता है, मतलब मोशन स्टार्ट कहाँ से। ठीक है, और जो इसकी लेंथ है, लेंथ क्या बताती है, मैग्नीट्यूड। लेंथ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। दोबारा से स्टार्टिंग से मैं रिपीट कर रहा हूँ, टेल क्या बताता है, इनिशियल पॉइंट बताता है, यानी कहां से शुरुआत हुआ है। हेड क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ठीक है, और ये जो लेंथ है, ये क्या बताता है, उसका मैग्नीट्यूड बताता है। ये लेंथ क्या बताता है, उसका मैग्नीट्यूड बताता है। तो फटाफट इसको नोट कर लो, और यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, या कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा हो तो भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो क्या है, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको तुमने क्लास 9th में पढ़ा हो। पाथ लेंथ का मतलब है डिस्टेंस, जिसको तुम नॉर्मली डिस्टेंस बोलते हो ना, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पाथ लेंथ। ठीक है, जिसको नॉर्मल क्या बोलते हो तुम, डिस्टेंस बोलते हो, उसी को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पाथ लेंथ। पाथ लेंथ बोलो या डिस्टेंस बोलो, सेम थिंग, कोई दिक्कत नहीं है। और ये डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो क्लास 9th में तुमने पढ़ा होगा
जो एक्चुअल पाथ कवर्ड होता है, अगर कोई एक बॉडी, ये कोई बॉडी है, ऐसे घूम फिर के कहीं जा रहा है, ठीक है, तो जो एक्चुअल पाथ इसने कवर्ड किया है उसे हम इसका क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, उसको इसका क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। बट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। जो सबसे छोटा वाला पाथ होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और ये पूरा जो पाथ कवर्ड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस बोलते हैं या फिर पाथ लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी फटाफट डेफिनेशन लिखते हैं। पाथ लेंथ की डेफिनेशन लिखो, पाथ लेंथ की डेफिनेशन लिखो। द पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अच्छा पाथ लेंथ की जगह सीधा क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस भी लिख सकते हो। डिस्टेंस इज द actual path, distance is the actual path, distance is the actual path covered by the object, covered by the object, covered by the object in a given time, in a given time, in a given time, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, डिस्प्लेसमेंट, अच्छा पाथ लेंथ क्या है, पाथ लेंथ या डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन नहीं। एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन नहीं हो। एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन नहीं हो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे, यूनिट की बात करेंगे। तो उसका यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। अच्छा क्लास 11 तुम्हें ध्यान रखना, ये ऑलरेडी मैं तुम्हें बता रखा हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। कोई भी तुमसे डेफिनेशन पूछे ना, जैसे मैं तुमसे पूछूं डिफाइंड पाथ लेंथ, तो सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट लिखनी है जो तुमने लिखा, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम। फिर उसके बाद तुम्हें उसका यूनिट लिखना होता है, कि मतलब उसका यूनिट क्या है। फिर उसके बाद उसका नेचर लिखना होता है, कि वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी। ये सारा तुम्हें लिखना होता है। साथ में अगर उसका कोई फॉर्मूला है, जैसे कि अगर मैं स्पीड अभी पढ़ाऊंगा तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये पूरा फॉर्मूला लिखना होता है। अगर ये सारी चीजें तुमने लिखी है तब तुम्हारी डेफिनेशन कंप्लीट मानी जाएगी, अदरवाइज डेफिनेशन कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। सर टीचर्स अगर सब, हाँ बोलो। सर आपने इसकी एसआई यूनिट मीटर बताई है ना? हाँ मीटर में यस डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है। ये नेगेटिव नहीं हो सकते, नेगेटिव नहीं हो सकते और जीरो भी नहीं हो सकते। ये हमेशा क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। ये हमेशा क्या रहते हैं, पॉजिटिव। डिफरेंस सीखा होगा ना क्लास 9 में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अगर सीखा तो अच्छी बात है, नहीं सीखा तो टेंशन मत लो, अब तुम्हें अच्छे से आ जाए। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, डिस्प्लेसमेंट। Displacement is the shortest distance. Displacement is the shortest distance. Displacement is the shortest distance between two position of the object. 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 ठीक है, ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट कैसी क्या होती है, मीटर होती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। अच्छा ये नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। समझ में आ रहा है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। किस किस में पॉजिटिव होगा, किस किस में नेगेटिव होगा, ये अभी जैसे क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें अभी अच्छे से क्लियर, ठीक है। अब बट थोड़ा सा तुम्हें आइडिया दे देता हूँ। सपोज कर लो एक पर्सन यहाँ से मूव किया,
इस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में हम स्टार्टिंग में मूव करते हैं उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। अगर सपोज करो वो पर्सन वापस उसी पाथ से आ जाए और इनिशियल पॉइंट पे ना रुक के यहाँ रुके, ठीक है, तो उसने ये डायरेक्शन तो पॉजिटिव ले लिया था, तो ये ओरिजिन होता है, जहां से स्टार्ट होता है उसको हम ओरिजिन मान लेते हैं। तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव, यानी इधर वो जितना भी ये डिस्टेंस चला है वो सारा डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर इनकेस वो यहीं आके रुक जाता तो क्या होता, जीरो होता। इनकेस ये वापस ही नहीं आता, वहीं रहता, तो ये क्या होता, पॉजिटिव होता। ये क्या होता, सर एक बार पॉजिटिव दोबारा होता। बता दो। बिल्कुल बिल्कुल, देखो सपोज करिए इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से एक पर्सन चलना शुरू करता है। अब वो क्या करता है, 5 मीटर आगे चलता है, ठीक है, अब उसका मूड बदल जाता है, ठीक है, वो कुछ क्या करता है, पीछे की तरफ मुड़ता है और कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। कितना चलता है, 10 मीटर चलता है, ठीक है। तो अब मैं इसका डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो डिस्प्लेसमेंट तुम कहाँ से निकालोगे, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक निकालोगे। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक निकालोगे, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूंगा तो डिस्टेंस में -5। हाँ -5, मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो -5 होगी, लेकिन अगर मैं एक्चुअल डिस्टेंस बोलता हूँ तो एक्चुअल डिस्टेंस कितने ट्रेवल किया, 15। मतलब Yes, एक्चुअल sir. डिस्टेंस को पूरा काउंट करते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट को क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट। तो देखो तुमने खुद ही अभी बोला -5, ये नेगेटिव हो गया। इनकेस वो 5 मीटर आके यही रुक जाता तो क्या हो जाता, जीरो हो जाता, Zero. और वापिस ही नहीं आता तो क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। ऐसा क्यों है, Sir. गुड, शाबाश। अच्छा, ये नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव हो गया। अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गई। अच्छा, Sir. अब तुम क्या करना, बाद में तुम एक काम कर सकते हो, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट का ना एक टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हो। इस तरफ इसकी पहली डेफिनेशन, फिर उसकी डेफिनेशन, फिर इधर लिखोगे स्केलर क्वांटिटी, उधर लिखोगे वेक्टर क्वांटिटी। इधर लिखोगे सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। इधर लिखोगे ये क्या है, मैग्नीट्यूड होता है इसके पास, सिर्फ उसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर लिखना है तो ठीक है, नहीं तो नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ तुम्हारा पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट टॉपिक क्या होता है, ओवर होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन स्पीड एंड वेलोसिटी को मैं एक साथ नहीं पढ़ा रहा, पहले मैं स्पीड पढ़ाऊंगा, ठीक है, फिर उसके बाद वेलोसिटी। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा स्पीड। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, यहाँ तक किसी को अगर कोई दिक्कत है तो पूछो। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, स्पीड। तो स्पीड तुम पढ़ते आ रहे हो, स्पीड होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, देखो। अच्छा, फिजिक्स में ना डेफिनेशन तुम्हें रटने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला अगर याद होगा ना, डेफिनेशन ऑटोमेटिक तुम खुद से बना सकते हो। जैसे इसकी डेफिनेशन अगर मुझे बनानी हो तो क्या लिखूंगा, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टाइम इज कॉल्ड। बहुत आसान, क्या बोलेंगे, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। तो फिजिक्स में क्या होता है, तुम्हें फॉर्मूला टेक्स्ट में होना चाहिए। फॉर्मूला अगर टेक्स्ट है तो डेफिनेशन तुम उसी से बना सकते हो, ठीक है। तो यही डेफिनेशन लिखना चाहते हो कि इससे थोड़ी बेटर डेफिनेशन लिखना चाहते हो, तो ये सही है सर, ये सही है। ठीक है। तो यही डेफिनेशन लिख लो, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल के ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो एक्चुअल डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल टू दी, टू सर दी, सर एक्चुअल डिस्टेंस। हाँ बिल्कुल, एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो लिखो टू दी, टू दी corresponding time taken by the object, corresponding time taken by the object is called speed, is called speed, is called speed, सर द ठीक है। डेफिनेशन कॉरस्पॉन्डिंग लिखने के के बाद बाद क्या उसका है? फॉर्म, टाइम टेकन, टाइम टेकन
Yes, time sir. taken by the object Yes, by sir. the object is called speed. It's called speed. उसके बाद एक फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद ये फॉर्मूला लिख लो, फिर लिखो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है. इसके बाद हम इसका क्या लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे. तो एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड. एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड. ठीक है, बट इसकी एक और यूनिट तुम यूज करते हो, वो कौन है, किलोमीटर पर आवर. ठीक है, बट एसआई यूनिट ध्यान रखना है, एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड. इसके बाद मैंने तुम्हें डायमेंशन सिखाया, तो उसकी डायमेंशन बताओ क्या होगा. डिस्टेंस के लिए क्या आएगा, लेंथ. डिस्टेंस के लिए क्या आएगा, एल आएगा ना. डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हो, एल से करते हो. L, sir. डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हो, एल से. और टाइम को किससे डिनोट करते हो, टी से. तो उसकी डायमेंशन कैसे लिखोगे, एल टी माइनस वन. ये क्या होगी, इसकी डायमेंशन होगी. ये क्या चीज होगी, इसकी डायमेंशन होगी. तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, एल टी माइनस वन. यानी इसको देख के मैं बोल सकता हूँ कि इसके अंदर लेंथ है और टाइम है. ना ही इसके पास मास है, ना ही करंट है, कुछ नहीं, सिर्फ लेंथ और टाइम. Sir. हाँ बोलो. Sir, velocity भी सेम होती है ना? बिल्कुल, अभी हम वेलोसिटी पढ़ेंगे. वेलोसिटी की भी सेम यही होती है, वेलोसिटी की भी एल टी माइनस वन ही होती सर डायमेंशन ना, है. अच्छा, हाँ ये डायमेंशन है. ये क्या चीज है, डायमेंशन. जो स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं ना, तो वो क्या होती है, डायमेंशन होती है. ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में अगर कुछ लिखा जाए तो वो क्या होगी, डायमेंशन. ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, समझ लो. डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, मतलब डिस्टेंस को किससे डिनोट करोगे, लेंथ से. और टाइम को किससे डिनोट करोगे, टी से. और ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा. टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा. तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल टी माइनस. की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल टी माइनस. अब मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूँ, कुछ टर्म सिखा रहा हूँ. अच्छा, आज की क्लास तुम्हें थोड़ी बोरिंग लग रही होगी, क्योंकि डेफिनेशन डेफिनेशन ही पढ़े जा रहे हो. ठीक है, बट ये पूरा जो पार्ट है, थर्ड चैप्टर, इसमें सिर्फ डेफिनेशन डेफिनेशन ही है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता. बस मैं तुम्हें ये कर सकता हूँ कि डेफिनेशन को याद करने के लिए फॉर्मूला के भी पे याद करना सिखा दूं. तो तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, विदाउट रटे भी पढ़ पाओ, याद रहो. अब इसके बाद क्या सीखते हैं, स्पीड के टाइप्स सीखते हैं. तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ. देखो, स्पीड है ना, काफी तरीके की मेजर किया जाता है. पहले तो हम ये समझ लेते हैं. अच्छा, मैं जो लिखवा रहा हूँ ना, इसकी डेफिनेशन तुम्हें लिखने की जरूरत है, बस नॉलेज में रखना ही होती है. यूनिफॉर्म स्पीड, इसकी डेफिनेशन तुम अच्छे से जानते हो. जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे. सपोज करो, एक सेकंड में एक ऑब्जेक्ट ने पहले 10 मीटर चला, नेक्स्ट एक सेकंड में दोबारा से 10 मीटर चला, नेक्स्ट एक सेकंड में दोबारा से 10 मीटर चला. यानी कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस हो, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं. इसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं. ठीक है, बस नाम लिख के एक्सप्रेशन लिख लो, ताकि मतलब ड्रॉ कर लो, ताकि तुम्हें ध्यान रहे होता क्या है. अदरवाइज की डेफिनेशन तुमसे पेपर में नहीं पूछी जाएगी, तुम पूरी पूरी तरीके से निश्चित रह सकते. ठीक है, और अगर इसकी डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखोगे, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम, equal distance traveled in equal interval of time is called uniform speed. Is called uniform speed. समझना. यानी अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं. तो वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म, वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, ये मुझे बताओ तुम. वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किसे बोलेंगे, बताओ फटाफट. जो अलग टाइम में अलग डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ. हाँ ठीक है, तो मतलब ऐसे बोल सकते हो कि इक्वल इंटरवल में डिफरेंट अनइक्वल डिस्टेंस है, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, उसे हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल स्पीड. तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हो, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड.
इसकी डेफिनेशन तुम्हारे पेपर में कभी भी नहीं पूछी जाएगी, निश्चित रह सकते हो। बट हाँ, अब जो नेक्स्ट वाला करा रहा हूँ उसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है और उसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है, बल्कि आता ही है। तो हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड। सर रेस जो करो अभी मैं, डिफाइन सर जो अभी डिफाइन बोली थी इसकी वो बोलना एक बार। देखो, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस traveled in equal interval of time, traveled in equal interval of time is called non-uniform or variable speed. Is called non-uniform or variable speed. अच्छा, अगर मैं इसके यूनिट की डायमेंशन की बात करूं तो उसके यूनिट और डायमेंशन सेम वही रहेंगे जो क्या कहते हैं स्पीड के होते हैं। इसके यूनिट और डायमेंशन सेम वही रहेंगे जो स्पीड के होते हैं, क्योंकि स्पीड का ही टाइप है तो सब कुछ स्पीड के जैसा ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा एवरेज स्पीड। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा एवरेज स्पीड। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, एवरेज स्पीड। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। क्या होता है ये, इस चीज को समझते हैं। द रेशियो ऑफ, डेफिनेशन लिख लो, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। द रेशियो ऑफ total distance traveled, total distance traveled, the ratio of total distance traveled to the total time taken, to the total time taken, to the total time taken by an object, by an object is called average speed. By an object is called average speed. इसके बाद इसका फॉर्मूला लिख लो। उसके बाद क्या करो, इसका फॉर्मूला लिख लो। इसके बाद क्या करो, इसका फॉर्मूला लिख लो फटाफट। ठीक है, इसके बाद इसके स्पेशल केसेस करते हैं। एवरेज स्पीड का ही क्या कर रहे हैं, स्पेशल केस करते हैं। तो उसका फर्स्ट केस लिखो, इसका फर्स्ट केस लिखो, स्पेशल केस करके इसका फर्स्ट केस लिखो। फर्स्ट केस में लिखो, इफ अ पार्टिकल, इफ अ पार्टिकल, इफ अ पार्टिकल, इफ अ पार्टिकल travels, travels distances, distances s1, s1 comma s2 comma s3 etc, etc, etc सर इफ ए पार्टिकल with ट्रेवल travels distances, distances s1, s2, s3 etc, s1, s2, x3 etc, etc with speed, with speed v1, v2, v3 रिस्पेक्टिवली एक्सेट्रा, रिस्पेक्टिवली। अच्छा, इस रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, पहले से नोट करो फिर मैं बताता हूँ रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है। विथ स्पीड v1, v2, v3 एक्सेट्रा रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है s1 डिस्टेंस v1 वेलोसिटी के साथ, s2 डिस्टेंस v2 वेलोसिटी के साथ और s3 डिस्टेंस v3 वेलोसिटी, यानी ये कॉरस्पॉन्डिंग को डिनोट करता है। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, पहली चीज पहले के साथ, दूसरी चीज दूसरे के साथ, तीसरी चीज तीसरे के साथ। आया समझ में। अच्छा, रिस्पेक्टिवली के बाद लिखो इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन। ठीक है,
इन सेम डायरेक्शन। उसके बाद लिखो नेक्स्ट लाइन में, देन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, s1 x2 x3, ऐसे ही चलता रहेगा। एक्सेट्रा का मतलब है कंटिन्यूटी को शो करता है, एक्सेट्रा का मतलब है क्या शो करता है, कंटिन्यूटी को शो करता है। सर इसमें भी 3 डॉट लगा के करना है ना? हाँ बिल्कुल 3 डॉट, ध्यान दो मैंने मैथ्स में तुम्हें सिखाया है कि 3 डॉट किसको रिजेंबल करता है, कंटिन्यूटी को। कंटिन्यूटी का मतलब ऐसे चलता जा रहा है कि s1 s2 s3 फिर x4 आएगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा ये क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया, मुझे एवरेज स्पीड चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस मुझे मिल गया। अब मेरा नेक्स्ट टास्क क्या है, टोटल टाइम को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट टास्क क्या है, टोटल टाइम को फाइंड आउट करना है। तो फिर हम लिखेंगे टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन। तो देखो जो हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। स्पीड Yes, का sir. फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड अपॉन में वेलोसिटी। तो यानी s1 वेलोसिटी किसके साथ किया है, s1 किसके साथ किया है, v1, तो ये t1 हो गया। s2 किसके साथ किया है, v2 से, तो ये t2 हो गया। s3 किसके साथ किया है, v3 के साथ, तो ये t3 हो गया। ऐसे चलता रहेगा, 3 डॉट रिजेंबल कंटिन्यूटी। आ रहा समझ में, ये चीज क्लियर है सबको, ये चीज क्लियर है सबको। Yes, sir. ठीक है, गुड, यस शाबाश, सर। गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड हमें फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। तो एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, s1, टोटल डिस्टेंस कितना है, s1 प्लस s2 प्लस s3, ऐसे चलता जा रहा है। और टाइम कितना है, s1 अपॉन में v1 प्लस s2 अपॉन में v2 प्लस s3 अपॉन में v3, ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, अब तुम्हारा क्वेश्चन राइज होगा, सर ये तो एक न्यूमेरिकल टाइप हो गया। हाँ, तो ये न्यूमेरिकल टाइप ही, मतलब इसी टाइप का तुम्हारा न्यूमेरिकल आएगा कि वो डिस्टेंस देगा कि जैसे 10 मीटर 5 किलोमीटर की वेलोसिटी के साथ ट्रेवल किया है, 20 मीटर 6 किलोमीटर के साथ किया है, 30 मीटर 10 किलोमीटर के साथ किया है। तो तुमसे बोलेगा कि एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज स्पीड इस तरीके से निकालोगी। आगे समझ में, Yes. अच्छा यस सर। ठीक है, गुड। अगर s1 s2 और s3 बराबर हो, कि अगर ऐसा हो कि ये डिस्टेंस बराबर हो जाए, ठीक है, ये भी क्या है, इसी के अंदर का एक सब केस है कि अगर डिस्टेंस बराबर हो, अगर डिस्टेंस बराबर हो तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ 2 बॉडी ले लेते हैं, अभी सिर्फ क्या ले लेते हैं, 2 बॉडी और 2 बॉडी। अगर डिस्टेंस बराबर हो तो 2 बॉडी का अगर हम केस लेते हैं, तो 2 बॉडी का जो एवरेज स्पीड आएगा, एवरेज स्पीड आएगा वो क्या आएगा, 2 बॉडी के लिए लिया है तो s प्लस एस कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s अपॉन में v1 प्लस में s अपॉन में v2, ये s है। अब क्या कर सकते हो, s को कॉमन ले सकते हो, s को क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, v1 v2 v2 प्लस v1। ठीक है, और इस s से ये s कट जाएगा, तो हमारा फाइनल एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस। अगर ये यहाँ वाला पोर्शन समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो इतना सफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट है। वैसे नहीं समझने की कोशिश करो, क्या ये s को कॉमन लिया है, कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, 1/v1 प्लस 1/v2, इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम में क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो बस। और ये जो डिनोमिनेटर में जब रेसिप्रोकल होगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, रेसिप्रोकल होगा तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। फटाफट इसको नोट कर लो। Sir, done.